नमस्कार। इस बार का लोकसभा चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं बल्कि इन दोनों के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच का मुकाबला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन है एनडीए, जिसमें 38 पार्टियां हैं, और दूसरी ओर एक गठबंधन है जिसका नाम है इंडिया, जिसकी केंद्रीय ताकत, केंद्रीय पार्टी कांग्रेस है। ये दो गठबंधन है। इन दोनों गठबंधनों के बीच बड़ा फर्क है, वैचारिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, संगठन की ताकत के रूप से भी, पार्टियों की संख्या के रूप से भी। ये दोनों में बड़ा बेसिक अंतर है दोनों गठबंधनों में कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ऐसा है जिसमें कांग्रेस की नहीं चल रही है, बल्कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ समझौता करना पड़ रहा है कांग्रेस को, उनकी शर्तों पर कांग्रेस को समझौता करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी शर्तों पर समझौते कर रही है। वो पुरानी ऐसी पार्टियां जो 15 साल पहले छोड़ करके चली गई है, बीजू जनता दल, उसको भी वापस ले आ रही है। 6 साल पहले छोड़ करके गए टीडीपी को भी साथ में ले आ रही है। 3 साल पहले छोड़ करके गए अकाली दल से भी बातचीत कर रही है। इस तरह से वो उसने नीतीश कुमार की पार्टी को वापस कराया जो 1.5 साल पहले छोड़ करके गए थे। तो इस तरह से, लेकिन ये तमाम पार्टियां, एक बिहार का अपवाद है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तमाम पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर आकर के उसके साथ समझौता कर रही हैं। ये दोनों गठबंधनों का फर्क है, और ये फर्क जो है वो सत्ता का फर्क भी दिखाता है कि सत्ता में होने और नहीं होने का क्या फर्क होता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 10 साल से बियाबान में भटक रही है, वो केंद्र की सत्ता से बाहर है, कई राज्यों में वो चुनाव हारी है और कई राज्यों में जीत करके उसकी बनाई हुई सरकारें गिरा दी गई हैं। उसके नेताओं के खिलाफ लगातार केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है, छापे पड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल के राज में अकूत संपदा और शक्ति दोनों हासिल की है। वो इस समय सबसे अमीर पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ताकतवर पार्टी है, और उसने संगठन के स्तर पर भी अपना बहुत बड़ा विस्तार किया हुआ है। तो ये इन दोनों पार्टियों का फर्क है, और इस फर्क की वजह से भी दोनों के साथ सहयोगी पार्टियां जिस अंदाज में डील कर रही हैं उसका भी फर्क आ जाता है। कांग्रेस कमजोर है इसलिए उसको समझौता करना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी को एकदम से ममता बनर्जी ने छोड़ दिया और अकेले सभी 42 सीटों पर उसने अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दी। उसने पहले 2 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस 2 सीट पर राजी नहीं हुई। कांग्रेस किसी तरह से 5 सीट मांग रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने वो 5 सीटें भी देने की जरूरत नहीं समझी, अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। और उसके बाद भी कांग्रेस की मजबूरी समझिए कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अब भी तालमेल हो सकता है, नाम वापसी के दिन तक तालमेल हो सकता है। तो ये मजबूरी है कांग्रेस की। उसको आम आदमी पार्टी के साथ समझौते में गुजरात की भरूच जैसी सीट छोड़नी पड़ी है, और बहुत मजबूरी जताते हुए कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनको अहमद पटेल की सीट छोड़नी पड़ी। उस सीट पर अहमद पटेल के परिवार के लोग, उनकी बेटी तैयारी कर रही थी, तो वो सीट भी छोड़नी पड़ी है। तो कांग्रेस को इस तरह के समझौते करने पड़ रहे। वो महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेगी। पहले वो सबसे बड़ी पार्टी होती थी, और शरद पवार जो एकजुट उनकी पार्टी थी एनसीपी, वो कम सीटों पर लड़ती थी। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको ज्यादा सीटें दी जाएगी। तो कांग्रेस को इस तरह से समझौते, दिल्ली में वो सिर्फ 3 सीट लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी, और इस समझौते के तहत ही उसको हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को 1 सीट देनी पड़ी है। तो ये कांग्रेस की मजबूरियां हैं। उसको अपनी झारखंड में अलायंस के चक्कर में लोकसभा सीटें उसको ठीक ठाक मिल जाए लड़ने के लिए, इसके लिए उसको राज्यसभा सीट छोड़नी पड़ी है, और लगातार तीसरी बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में राज्यसभा की सीट गई है। तो ऐसे समझौते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपनी शर्तों पर सभी पार्टियों के साथ समझौता कर रही है, और उसमें बिहार एक अपवाद है। बिहार में बीजेपी की शर्तें नहीं चल रही है, और उसका ऐतिहासिक कारण है। भारतीय जनता पार्टी वहां कभी भी बहुत मजबूत और बहुत पावरफुल पार्टी नहीं रही। तभी उसको हमेशा, पिछले 30 साल की राजनीति में उसको हमेशा नीतीश कुमार की जरूरत रही है, और नीतीश कुमार की मदद से ही भारतीय जनता पार्टी को 2005 में सत्ता मिली थी। ये 70 के दशक में जब सत्ता गई थी, सबसे शुरू में 70 के दशक में, बल्कि 6ठे दशक के अंत में, उसके बाद से बीजेपी पहली बार वहां सरकार में आई, तो वो कांग्रेस, माफ करिएगा, नीतीश कुमार के दम पर आई। 70 के दशक में एक बार बीच में वो 77 में जब पूरे देश में गैर कांग्रेस सरकार बनी थी, उस समय भी वहां वो साझा सरकार में शामिल थी, लेकिन उसके अलावा कभी भी उसको सत्ता नहीं मिली अपने दम पर। तब भी वो समाजवादी पार्टियों के साथ ही सत्ता में आई थी। तो ये ऐतिहासिक कारण है, इसलिए उसको नीतीश कुमार की जरूरत होती है।
और उसने नीतीश कुमार आज जब से गठबंधन में आए हैं वो अपनी शर्तों पर अड़े हैं, अपनी अपनी जितनी सीटें उनको चाहिए उतनी मांग रहे हैं। और उसी तरह से जो पुराने सहयोगी बीजेपी के साथ थे, चाहे वो चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, सब अपने अपने हिसाब से सीटें मांग रहे हैं। सबको अपने अपने हिसाब से बीजेपी को एडजस्ट करना पड़ रहा है। वहां बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में है, वैचारिक आधार पर भी। वहां उसने जाति गणना को स्वीकार किया हुआ है, आरक्षण बढ़ाने के फैसले को स्वीकार किया हुआ है। तो ये एक मजबूरी वहां बिहार में दिखती है, बाकी और कहीं बीजेपी की मजबूरी नहीं दिखती है। उत्तर प्रदेश में उसने 4 पार्टियों को अपने गठबंधन में जोड़ा है और फिर भी 74 सीट लड़ेगी 80 में से। उसने राष्ट्रीय लोकदल जैसी बड़ी पार्टी को, जिसको समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें ऑफर की थी, उसको सिर्फ 2 सीटें दी है। कोई राज्यसभा की सीट भी ऑफर नहीं की गई है। इसी तरह से अपना दल को भी हमें पिछले 2 बार की तरह 2 सीटें मिली हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिनके 9 विधायक हैं उनको 1 सीट मिली है। उनको मंत्री बनाया गया है जरूर वहां, लेकिन लोकसभा सीटों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसने कर्नाटक में जेडीएस के साथ तालमेल किया, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर उनको समेट करके रख देने की योजना के साथ वहां तालमेल हुआ है। और ये मान रहे हैं एचडी देवगौड़ा की अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने ये तालमेल किया है, ये समझौता किया है। इसी तरह से महाराष्ट्र में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर लड़ी थी और उसने 23 सीट छोड़ी थी शिवसेना के लिए। लेकिन इस बार वो 2 पार्टियां हैं, शिवसेना, असली शिवसेना, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी असली शिवसेना, दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, उनकी असली एनसीपी। इन दोनों के साथ होने के बावजूद बीजेपी 30 सीटें लड़ने की तैयारी में है। उसने 30 से 32 सीटों का प्रस्ताव दिया हुआ है अपोजिशन की अपने दोनों सहयोगी पार्टियों को कि वो उतनी सीटों पर लड़ेगी। बाकी 16 या 18 सीट में दोनों को बंटनी है। 4 या 5 सीट, 6 सीट अजित पवार को और 10 सीट 12 सीट एकनाथ शिंदे। इससे भी कम हो सकती हैं सीटें उनकी, इससे ज्यादा नहीं होगी। बीजेपी 34 सीट भी लड़ सकती है। उसका एक खेमा है, कुछ सीटों पर ऐसी दावेदारी है कि उसके लोग कह रहे हैं कि वो 34 सीटों पर लड़ेगी। तो इस तरह से वो सीट बंटवारा कर रही है अपनी। सिर्फ सीट बंटवारे की बात नहीं है, वो वैचारिक रूप से भी तमाम पार्टियों को अपने एजेंडे पर ले आ रही है। अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और हमेशा किसान के साथ खड़े रहने वाले जयंत चौधरी आज सरकार के साथ खड़े हैं। और हैरानी नहीं होगी कि अगर किसान आंदोलन के बीच ही अकाली दल को भी आना पड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इसी तरह से जो हिंदुत्व का एजेंडा है, उत्तर प्रदेश के कई नेता ऐसे हैं जो छोड़ करके आ गए, पहले हिंदुत्व का विरोध करते थे, बीजेपी में आ गए या बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया उन लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक मामलों में, सिर्फ चुनाव के हिसाब से सीटों की संख्या के मामले में ही अपनी शर्तों पर ही समझौता कर रही हो। वैचारिक और राजनीतिक दोनों आधार पर अपनी शर्तें मनवा करके सहयोगी पार्टियों से गठबंधन कर रही है। 15 साल के बाद बीजू जनता दल की वापसी होनी है एनडीए में, तो वो अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ करके आने की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव में जो समझौता होगा, जिसकी बातें चल रही हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन लोकसभा में पिछली बार 12 सीटें जीती थी बीजू जनता दल ने, इस बार वो सिर्फ 7 सीट लड़ने को तैयार है। 14 सीटें बीजेपी के लिए छोड़ने को तैयार है। बीजेपी को पिछली बार 8 सीट मिली थी, इस बार वो 14 सीटों पर लड़ सकती है। तो ये जो क्लाउड है, बीजेपी ने अपना जो ये मजबूत आधार बनाया है, उसका नतीजा है कि वैचारिक और राजनीतिक दोनों मामलों में सहयोगी पार्टियां समझौता कर रही हैं और उसकी शर्तों पर समझौता करके गठबंधन में आ रही है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि सहयोगी पार्टियां इस तरह से समझौता कर रही हैं? इसका बहुत सीधा सरल जवाब तो ये होगा कि सत्ता में आने की उम्मीद पार्टियों को उनकी तरफ ले जा रही है, बीजेपी की तरफ ले जा रही है कि सत्ता मिल सकती है बीजेपी के साथ ही। दूसरा मामला यह भी है कि कई लोगों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है, उससे बचने का भी एक कारण होता है। लेकिन ये थोड़ा सरलीकरण करके देखना होगा। जो भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जिस तरह से समाज बदल रहा है, देखिए राजनीति की कल्पना समाज से इतर नहीं की जा सकती। वो बड़ी यूटोपियन कल्पना होगी जिसमें लोग माने कि राजनीति वैसी है, वैसे जो सामाजिक बुराइयां हैं या जो समाज की व्यवस्था है जिसमें जाति है, धर्म है, उस जाति, धर्म और दूसरी तमाम कई विद्रूपताएं भी हैं, राजनीति उनसे मुक्त हो, राजनीति उनसे अलग हो। ये नहीं हो सकता है। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति और राजनीति
ये दोनों समाज की अंतरक्रिया से जुड़ी हुई है। और रजनी कोठारी ने बहुत पहले इसको बहुत विस्तार से समझाया हुआ है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से अलग राजनीति नहीं हो सकती है। तो जिस तरह से समाज की व्यवस्था बदल रही है, उसमें जाति और धर्म का जो अंतरक्रिया है, वो जिस तरह से प्रभावित हो रही है, बदल रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और उसके एजेंडे की वजह से, वो अभी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, जिससे ये पार्टियां, तमाम पार्टियां बीजेपी की शर्तों पर जाकर के उसके साथ समझौता कर रही हैं। तो ये दोनों के गठबंधन का फर्क है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ कांग्रेस है जो तमाम छोटी पार्टियों की शर्तों को मान करके समझौता कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी शर्तों पर, बिहार का अपवाद छोड़ दें तो अपनी शर्तों पर सारे समझौते कर रही है। धन्यवाद।